आज के वीडियो में हम आरआरएसपी के बारे में बात करेंगे एंड स्पेशली नए इमिग्रेंट्स के पर्सपेक्टिव से कि कैसे नए इमिग्रेंट्स उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते। सो विल नॉट जस्ट गो इनटू द टेक्निकल जार्गन, बट इसके पीछे का माइंडसेट क्या है, क्यों वो ऐसी मिस्टेक्स करते हैं एंड कैसे आप उसको अवॉइड कर सकते हैं फिर न्यू इन कनाडा या फिर आपको भी कुछ साल ही हुए हैं। तो इसमें मैं भी अपनी कुछ मिस्टेक्स शेयर करूंगा जो मैंने ओवर द ईयर्स की हैं, क्योंकि मेरे पास पूरी नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। एंड अगर आप उससे कुछ सीख के कुछ वैल्यू डिराइव कर सकते हैं तो आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल एंड दैट इज़ द एम ऑफ द वीडियो। तो फिर समबडी जिसको लगता है कि आरआरएसपी के बारे में आपको पूरी तरह से नहीं पता है या फिर आपको लगता है कि आप उसको यूटिलाइज प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हो, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। वेलकम टू वर्कवाइज कनाडा। इस चैनल पर हम करियर से रिलेटेड एंड फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं। सो इफ यू लाइक सच वीडियोज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग अस एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू टुडेज टॉपिक। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आरआरएसपी एक्चुअली इज़। तो ये एक तरह का रजिस्टर्ड अकाउंट है। बेसिकली आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अगर आप इसमें पैसे ईयरली कंट्रीब्यूट करते हैं तो कनाडा में आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी एनुअल सैलरी का अप टू 18% आरआरएसपी अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आपका जो एनुअल इनकम है वो कम हो जाएगा एंड आपको रिफंड आएगा टैक्स रिफंड में, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव पेड अ लॉट मोर टैक्सेस देन यू शुड हैव थ्रू आउट द ईयर। क्योंकि आप अब आरआरएसपी में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं पैसा, तो वो पैसा विल नॉट बी काउंटेड एज इनकम एंड इसलिए उसका जितना एक्स्ट्रा टैक्स आपने पे किया है थ्रू आउट द ईयर वो आपको एक तरीके से रिफंड के रूप में वापस आता है एंड इसकी वजह से आपके पास एक अच्छा खासा रिफंड आ जाता है बाय द एंड ऑफ द ईयर। द प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑफ द न्यू इमिग्रेंट्स डोंट नो मोर देन दैट एंड एटलीस्ट मेरी जितनी बात हुई है लोगों से, आई हैव सीन पीपल जो यहाँ पे 4 साल 5 साल 6 साल से हैं बट दे आर नॉट यूटिलाइजिंग आरआरएसपी प्रॉपर्ली एंड दैट इज़ वाई आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो कि इसको हम थोड़ा सा क्लियरली डाइसेक्ट कर सकें टॉपिक को कि क्या बेनिफिट्स एक्चुअली हो सकते हैं आरआरएसपी के, क्या मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट मिस्टेक तो यही है कि हम आरआरएसपी के फुल पोटेंशियल को नहीं समझते हैं। सो इफ यू आस्क अ लॉट ऑफ पीपल, मेजॉरिटी आपको ये जवाब देंगे कि 18% तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट देयर इज़ एन एनुअल लिमिट एज वेल। ऑब्वियसली आपकी इनकम उसके लिए बहुत हाई होनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक दैट लिमिट keeps on changing every year. For this year it is around $30,500, something like that. But what I'm talking about is that is the level of awareness that people have regarding to RRSP. And I'm not blaming anybody, especially the new immigrants, क्योंकि यहाँ पर आके बहुत सारी चीज़ें और होती हैं आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, ध्यान देने के लिए। तो ये एक्सपेक्ट करना सबसे कि नहीं आरआरएसपी प्रॉपर्ली यूटिलाइज कैसे होता है वो सबको पता हो, दैट इज़ नॉट फेयर। एंड इसीलिए आई थिंक हम जैसे लोग कुछ मिस्टेक्स कर लेते हैं, बट वी कैन ऑलवेज लर्न एंड ग्रो। तो अब आरआरएसपी 18% ऑफ सैलरी ही क्यों है? अगर आप एक जनरल रूल ऑफ सेविंग्स भी देखो तो सेविंग 15 to 20% ऑफ योर सैलरी फॉर रिटायरमेंट इज़ एनीवेज अ गुड ऑप्शन, राइट। जितनी भी आप फाइनेंशियल बुक्स पढ़ लो, जितने भी आप फाइनेंशियल पॉडकास्ट देख लीजिए, मेजॉरिटी ऑफ फाइनेंशियल गुरुज विल टेल यू दैट यू शुड सेव एटलीस्ट 15 to 20% ऑफ योर सैलरी फॉर फ्यूचर, फॉर योर रिटायरमेंट एंड 18% इज समवॉट बिटवीन दैट रेंज, राइट। तो ऑलरेडी ये मैकेनिज्म आपके पास अवेलेबल है। आप अगर इसको यूटिलाइज करते हो तो इसके आपके पास 2 बेनिफिट हैं। एक कि आपका उस साल का तो जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाता है, इसीलिए आपको रिफंड अच्छा आता है। सेकंड के वो पैसा बिना किसी कैपिटल गेंस के ग्रो कर सकता है ओवर ईयर्स। अगर आप 25 की एज में शुरू करते हो एंड यू विश टू रिटायर एट 65, यू हैव 40 ईयर्स। If you start at 35, you still have 30 years before you choose to retire. तो उस पूरे टाइम पीरियड के दौरान आपका जो पैसा है वो ग्रो करेगा विदाउट एनी कैपिटल गेंस। सो इट्स अ टैक्स डेफरल काइंड ऑफ एन अकाउंट। इसका मतलब कि जब आप पैसा डालते हो आरआरएसपी में कंट्रीब्यूट करते हो, तब यू क्लेम कि वो पैसा मैंने कमाया नहीं है, वो मैंने अपनी रिटायरमेंट के लिए रखा है, तो इसलिए उस पर टैक्स ना लगाया जाए एंड दैट्स वाई CRA गिव्स यू अ रिफंड। बट व्हेन यू रिटायर एंड व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग विड्रॉल्स फ्रॉम दैट अकाउंट, तब उस टाइम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट डिफरेंस ये है कि उस टाइम पे आपकी इनकम लो होगी, क्योंकि आपके पास कोई और एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा मोस्ट लाइकली, राइट। तो उस टाइम पे जो आप टैक्स पे करोगे वो आप लो इनकम ब्रैकेट में करोगे। एंड उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका पैसा कंपाउंड हो रहा है ओवर द ईयर्स एंड दैट इज़ द ब्यूटी कि इतने लंबे टाइम में आप अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करके उस पैसे को ग्रो करा सकते हो। तो ये तो हो गई बात आरआरएसपी के बारे में कि व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, हाउ इट वर्क्स। नाउ एज अ न्यू इमिग्रेंट आई नो रिटायरमेंट प्लानिंग सबसे पहले आपके दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हैं देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ डिपेंडिंग अपॉन आप किस एज में आ रहे हैं, राइट। स्पेशली अगर आप 25 की एज से पहले आ रहे हैं, आप उस टाइम पर रिटायरमेंट का सोचते भी नहीं। एंड आने के बाद भी हर किसी की अलग प्रायोरिटी होती है। सबसे पहले जो लोगों की चिंता होती है वो है कि यार अपना घर होना चाहिए, अपनी गाड़ी होनी चाहिए, एंड उसके बाद रिटायरमेंट के बारे में सोचेंगे। कई लोगों की एक्टिव इनकम ही अच्छी नहीं है, तो अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं टू एटलीस्ट इवन कंट्रीब्यूट इनटू आरआरएसपी, यानी कि अगर आपके खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे, तो देन आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे आरआरएसपी में, राइट। दैट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम ऑल टुगेदर।
तो उस केस में तो योर फोकस शुड ओनली बी ऑन इंक्रीजिंग योर एक्टिव इनकम। तो आप या तो अपने स्किल को एक्सपैंड करो ताकि उसमें एक अच्छी जॉब ले सको, या फिर आप किसी नए स्किल को एक्सप्लोर करो जिसमें आपकी एक हाई इनकम जनरेट हो सके। तो एक एक्टिव अच्छी इनकम होना इज़ एक्चुअली अ प्री रिक्विजिट फॉर सेविंग्स, राइट। अगर आप उस कैटेगरी में हो देन द रेस्ट ऑफ द वीडियो विल नॉट मेक एनी सेंस फॉर यू, क्योंकि यू शुड वॉच अदर वीडियोज़ ऑन द चैनल प्रॉब्ली, जिसके बारे में हमने ये बात की है कि कैसे आप यहाँ पर अच्छी जॉब्स ले सकते हो। तो दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। बट इफ़ यू आर फॉलोइंग इन द कैटेगरी जहाँ पर आप पोटेंशियल रखते हैं सेव करने का, बट यू आर अनेबल टू सेव प्रॉपरली। For example, I have worked in software development. So when I went from my first job to my second job, I got a huge bump. And I didn't know how to manage the money properly, क्योंकि वो कभी मैंने सीखा नहीं था. So I was good at my technical stuff, but I was not good at making financial decisions. तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, उस टाइम पे मेरा भी यही सोचना था कि यार पहले घर के लिए पैसे जोड़ते हैं, वो हो जाएगा, फिर बाद में रिटायरमेंट का देखेंगे. And that is exactly what I did. And it was not a very thoughtful financial decision or a move on my part. I still did a good thing कि मैंने RRSP में contribute किया over the years because I knew about home buying plan. एंड मुझे पता था कि RRSP में कंट्रीब्यूट करने से एक तो मेरा रिफंड अच्छा आएगा, प्लस होम बाइंग प्लान के जो पैसे हैं आई विल बी एबल टू यूज़ दैट अप टू $35,000 एट दैट टाइम. अभी वो लिमिट भी इंक्रीज़ होकर 60,000 हो गई है. सो मेरे दिमाग में था कि आई वुड बी एबल टू यूज़ दैट मनी फॉर मेकिंग द डाउन पेमेंट ऑफ द होम दैट आई हैव. बट उसमें भी द मिस्टेक आई मेड वॉज दैट आई मेड द कॉन्ट्रीब्यूशन टू RRSP, बट वो पैसा सिर्फ पार्क था. इट वॉज जस्ट सिटिंग इन कैश, इट वॉज नॉट मेकिंग एनी रिटर्न, सो इट वॉज नॉट ग्रोइंग एट ऑल. एंड आई नो सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है कि यार अगर वो पैसा हमें अर्जेंटली अभी डाउन पेमेंट के लिए चाहिए, स्पेशली अगर होम बाइंग प्लान या फिर FHSA टाइप के अकाउंट में आप पैसा डालने का सोच रहे हो, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस यू वुड नीड दैट मनी इन द नेक्स्ट 3 to 5 years. बट इवन देन देयर आर फाइनेंशियल व्हीकल्स, देयर आर इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल जिसमें कि आप सेफली अपने पैसे को पार्क कर सकते हो. GICs आर अ गुड एग्जाम्पल. नहीं तो यहाँ पर हाई डिविडेंड पेइंग कैश ETFs अवेलेबल हैं जो कि यहाँ पर आपको मंथली पेमेंट्स करते हैं, तो यू विल बी सॉर्ट ऑफ गेटिंग एन इंटरेस्ट अबाउट 4 to 5% एनुअली, विच इज़ प्रीटी गुड क्योंकि सेविंग्स में तो उतना भी नहीं है. सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ दैट इवन इफ यू नीड दैट मनी फॉर बाइंग अ होम, तो स्टिल यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट, क्योंकि होम बाइंग प्लान या फिर FHSA जैसे प्रोग्राम्स अब अवेलेबल हैं जहाँ पर आप इन अकाउंट्स में पैसा टैक्स फ्री इन्वेस्ट करके कैपिटल गेंस को टैक्स फ्री यूटिलाइज़ करके विड्रॉ भी कर सकते हो एंड अपनी डाउन पेमेंट को पे कर सकते हो. डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसमें ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको वो पैसा 3 to 5 years में चाहिए तो देन वो वॉलेटाइल नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल कंसिडर समबडी जिसने 2016 में जॉब शुरू की, उसने पैसा बचा के RRSP में डालना शुरू करा एंड बाय 2020 ही थॉट दैट ही वुड बाय अ होम. बट वी नो कि मार्च 2020 में क्या हुआ. आई थिंक ऑल ऑफ आर RRSPs केम डाउन बाय 20-30%. तो उस टाइम पे विड्रॉल करना वॉज नॉट सेफ. बट अगर यही पैसा किसी सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में एडेड होता, इट वुड स्टिल हैव बीन अर्निंग इंटरेस्ट, राइट. तो आपका पैसा कुछ ग्रो ज़रूर करा होता. रिटर्न डेफिनेटली उतने एक्सपोनेंशियल नहीं होते, बट देन अगेन इट कम्स विद लेस रिस्क एंड योर इन्वेस्टमेंट्स वुड हैव बीन मोर सेफर एज कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग जस्ट इन इक्विटीज. सो RRSP अकाउंट इज़ नॉट जस्ट फॉर रिटायरमेंट. ये बहुत बेनिफिशियल भी हो सकता है, स्पेशली फॉर अ फर्स्ट टाइम होम बायर इन लाइक द नेक्स्ट 2 to 3 years or maybe 3 to 5 years. So even then I would highly recommend to start contributing into RRSP and start making safer investments, ताकि आपका कैश सेफ रहे, आपको मंथली डिविडेंड्स या फिर इंटरेस्ट आता रहे, एंड जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको टैक्स फ्री विड्रॉ करके अपनी डाउन पेमेंट कर दें. मूविंग ऑन टू द सेकंड मिस्टेक, एंड इट इज़ एक्चुअली मोर कॉमन देन आई थॉट. बहुत लोग यहाँ पर इन हैंड सैलरी पे फोकस करते हैं. तो मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयर्स कनाडा में आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपके RRSP कॉन्ट्रीब्यूशन को मैच करेंगे. तो इट्स काइंड ऑफ एन इंसेंटिव टू कंट्रीब्यूट मनी फॉर योर रिटायरमेंट. तो मान लीजिए अगर आप अपनी सैलरी का 4 से 5% विड्रॉ करके फ्रॉम एवरी पे चेक यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स योर RRSP, देन आपका एम्प्लॉयर भी शायद 1 से 2% या मे बी 3% तक कंट्रीब्यूट कर दे. दैट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट एम्प्लॉयर्स. मेजॉरिटी ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर कंपनीज डू दैट. तो अगर ऐसा प्लान आपके एम्प्लॉयर के पास अवेलेबल है विच इज़ कॉल्ड RRSP मैचिंग प्लान, तो यू आर काइंड ऑफ लूजिंग आउट ऑन फ्री मनी इफ़ यू आर नॉट मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस थ्रू दैट प्लान. क्योंकि इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपकी $1 लाख की सैलरी है, अब आप 18% तक कंट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट. बट एम्प्लॉयर कहता है कि अगर आप 6% कंट्रीब्यूट करोगे सैलरी में से, पेरोल में से ही, तो 3% एम्प्लॉयर मैच करेगा. तो आप 6% तो अपने पेचेक में से कटवा लीजिए, 3% आपको एम्प्लॉयर दे देगा. द ब्यूटी इज़ यू विल स्टिल हैव दैट 12% रूम रिमेनिंग. तो बचा हुआ जो 12% है वो आप ईयर एंड पे या फिर मंथली पेमेंट्स करके उस रूम को फुलफ़िल कर सकते हैं. तो एक्चुअली देखा जाए तो आपने अपना पूरा 18% का रूम भी फुलफ़िल किया, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट एम्प्लॉयर से भी आपको अपनी सैलरी का 3% एक्स्ट्रा मिला इन एन RPP प्लान. अल्टीमेटली जब आप जॉब चेंज करोगे
तो वो RPP प्लान या तो किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास जा सकता है या फिर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू RRSP। तो आपके पास रूम एक्स्ट्रा अवेलेबल हो जाता है सेविंग्स करने का। एंड दैट इज़ व्हाई आई सेड कि अगर आप इसको अवेल नहीं कर रहे हो, यू आर एक्चुअली लीविंग मनी ऑन द टेबल। आप फ्री पैसे को एक तरीके से ना बोल रहे हो। तो लेट्स मेक श्योर कि अगर आपका एम्प्लॉयर RRSP मैचिंग करता है तो यू शुड बी कम्प्लीटली यूटिलाइजिंग दैट। नाउ द थर्ड थिंग इज़ कि हम RRSP को प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जो हमने अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया है, यूजली एज न्यू इमिग्रेंट्स वी आर काइंड ऑफ नॉट वेरी अवेयर अबाउट कि यहाँ पर क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं टू इन्वेस्ट इन। सो दैट्स वाई लॉट ऑफ पीपल हु हैव सीन एंड अप डूइंग वन थिंग कि वो अपने बैंक के साथ ही एक RRSP अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें वो पैसा ईयरली कंट्रीब्यूट कर देते हैं। एंड देन जब वो पैसा थोड़ा साइजेबल अमाउंट का हो जाता है, लेट्स से यू हैव रीच्ड टू $15,000-20,000, आपको एक फ़ोन आएगा बैंक की तरफ से एंड देन दे विल ट्राई टू सेल यू अ प्लान कि आपका पैसा पड़ा हुआ कुछ नहीं कर रहा, वेस्ट हो रहा है, तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इट, एंड हमारे बैंक का ये सेफेस्ट फंड है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ईयरली आपको रिटर्न्स आएंगे एंड देन द मैनेजमेंट फ़ी वुड बी अराउंड 1 to 2%। तो आपको लगता है कि यार ठीक है, वैसे भी पड़ा हुआ तो बेकार ही हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट देयर आर बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च करें तो। बट एज इमिग्रेंट्स वी आर सो इन्वॉल्व्ड इन अदर थिंग्स कि यहाँ पर हमें सेटल इन होना है, घर लेना है, देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स दैट आर अराउंड अस, कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी वाली चीज़ को हम काइंड ऑफ इग्नोर कर देते हैं। बट इस पर अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो वी कैन बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम इट। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द बैंक्स जिसमें कि हमारा पैसा होता है, यूजली उनके जो अपने फंड्स होते हैं, they are unable to usually beat even the S&P 500 and they are charging 1 to 2% of that. I'm not saying all the funds but majority of them. अब वही पैसा हम अपने बैंक्स के RRSP में ना डाल के किसी ऑनलाइन ब्रोकरेज जैसे कि वेल्थ सिंपल है, क्वेस्ट ट्रेड है, उसके साथ अगर हम अपना अकाउंट ओपन करके उसको सेल्फ मैनेज कर सकें एंड बिना दिमाग लगाए भी आप अपना जो पैसा है RRSP का उसको आप S&P 500 ट्रैक करने वाले किसी ETF में डाल दो, एंड अगर वो आपको कैश चाहिए 2 से 3 साल में तो भी उसके लिए सेफर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप उसमें आप पैसा अपना पार्क कर सकते हो, जो कि आपको सेविंग्स अकाउंट एंड GICs दोनों से बेटर रिटर्न्स देगा। तो वो थोड़े से एफर्ट को बचाने के चक्कर में वी एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी ओवर द ईयर्स, क्योंकि ये मैनेजमेंट फ़ी 1 से 2% हो या फिर 0.8% हो, ये अभी नहीं पता चलेगा, ये पता चलता है ओवर द स्पैन ऑफ 30 ईयर्स। इस पर एक्चुअली हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई है ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड्स के बारे में। यू कैन गो एंड सी दैट वीडियो इन द ETF प्लेलिस्ट एंड विल बी मेकिंग मोर वीडियोस इन द ETF प्लेलिस्ट, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट अगर आपको उस इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट है तो। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट मोस्ट ऑफ अस डोंट एंड अप मेकिंग गुड फाइनेंशियल डिसीजंस with how to invest and where to invest our RRSP amount. Now again I want to put a disclaimer here कि मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्रोफेशनल नहीं हूँ, आई एम नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, तो इसको आप एजुकेशनल पर्पज़ की तरह समझो। द पॉइंट ऑफ द वीडियो इज़ टू एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग योर रिसर्च कि आप अभी तक क्या गलत करते आ रहे थे RRSP में, कैसे आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो और अच्छे तरीके से, ताकि अल्टीमेटली आपका बेनिफिट हो। सो यहाँ पर बैठ के आई नॉट बी गिविंग एनी रॉ रिकमेंडेशंस कि इस पर्टिकुलर ETF में पैसा आप इन्वेस्ट कर दीजिए या फिर उस पर्टिकुलर ETF में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो दैट इज़ योर जॉब टू फाइंड आउट, ताकि उससे आप साउंड फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएंगे थ्रू आउट योर लाइफ, एंड यू वुड नो कि कहाँ पर इन्वेस्ट करने से कितने रिटर्न्स आते हैं, क्या सेफ़ ऑप्शंस हैं, क्या रिस्कियर ऑप्शंस हैं। अगर मुझे जल्दी पैसा चाहिए तो मैं सेफ़ ऑप्शंस में इन्वेस्ट करूँ, अगर लेट चाहिए तो आई कैन स्टिल टेक द टाइम कि मैं इक्विटीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ। सो दीज आर द थिंग्स जो कि सबको सीखनी चाहिए, एंड दैट इज़ एक्चुअली द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, कि अगर 1 से 2 लोग भी इसको समझ पाते हैं कि हाँ ये फाइनेंशियल डिसीजंस कोई और हमारे लिए नहीं लेगा, हमें अपनी सिचुएशन को समझ के हमारे लिए एक प्लान डिज़ाइन करना है। हाँ, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो डू हायर अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, बट अल्टीमेटली उसके लिए भी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ हाउ योर फाइनेंसेस आर वर्किंग। एंड द लास्ट मिस्टेक विच आई वांट टू पिक अप इन दिस वीडियो इज़ नॉट स्टार्टिंग आउट अर्ली, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स में सबसे बड़ा फैक्टर ही टाइम का है। अगर हम जल्दी नहीं शुरू करते वी आर लूजिंग आउट ऑन लॉट ऑफ रिटर्न्स। अब टू बी ऑनेस्ट जल्दी शुरू करना माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर अ लॉट ऑफ न्यू इमिग्रेंट्स, एंड देयर इज़ अ हाई चांस कि आपकी उतनी सेविंग्स नहीं है कि आप कंट्रीब्यूट करो। बट इवन इफ़ यू कैन स्टार्ट विथ लेट्स से $100 और $200, जितनी जल्दी आप शुरू करोगे उतनी बेटर पोजीशन में आप रहोगे, क्योंकि अल्टीमेटली व्हेन यू विल ब्रेक डाउन योर रिटायरमेंट कॉर्पस तो आपको ये दिखेगा कि जो इनिशियल अमाउंट सबसे पहले आपने इन्वेस्ट की थी ना, उस पर सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा आपको एज़ कम्पेयर टू द डिपॉजिट्स और कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपने बाद में किए हैं। क्योंकि टाइम एंड अगेन हम ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर इन कंपाउंडिंग इज़ टाइम, नॉट प्रिंसिपल। आई मीन अगर आपका प्रिंसिपल बड़ा है तो डेफिनेटली इट वुड ब्रिंग आउटसाइज रिटर्न्स, बट अगर आपके पास नहीं है ऑप्शन एक बड़ा प्रिंसिपल देने का हर साल, इवन इफ़ यू स्टार्ट स्मॉल एंड कीप इट देयर फॉर लॉन्ग, इट विल डू मैजिक फॉर यू। एंड ऑनेस्टली जब टाइम आपके साइड पे होता है यू कैन टेक रिस्क्स, तो आप थोड़े वॉलेटाइल चीज़ों में, कुछ स्टॉक्स अगर आपको लगता है कि दे विल डू गुड, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आप कुछ वॉलेटाइल ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको वो पैसा अभी नहीं चाहिए, वो पैसा आपको चाहिए मे बी 20 ईयर्स डाउन द लाइन, 30 ईयर्स डाउन द लाइन और मे बी 40 ईयर्स डाउन द लाइन। तो उस केस में टाइम जो है ना वो आपके रिस्क को मिटिगेट कर देगा। सो
So that is one important factor. And with that note, let's end today's video. We'll keep it just short and simple. आपको अगर कोई भी question है regarding RRSP and if you're confused about RRSP plans, different kind of things, and कैसे आप उसको maximum utilize कर सकते हो, feel free to reach out to me on LinkedIn or in the comments and I'll try to respond as much as I can. And as I said before, इस चैनल पर हम वीडियोस बनाते हैं कनाडा में करियर से रिलेटेड एंड फाइनेंस से रिलेटेड. सो अगर आपको ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, consider subscribing Workwise Canada. Stay wise until the next time.